बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं नेशनल कोचिंग एकेडमी NCA से ताल्लुक़ रख रहा हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने नेशनल कोचिंग एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारे आज 9th कोर्स का आज पहला लेक्चर है। और 9th के लेक्चर में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों के सामने साइंस को डिस्कस करना चाहूँगा। जो हमारे पास है साइंस की डिफिनीशन को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास साइंस की डिफिनीशन है कि स्टडी अबाउट यूनिवर्स और नेचर इज़ कॉल्ड साइंस। जब हम नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, इस यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। इस बेस पे हमारे पास जो हम बात करते हैं तो नेचर में हमारे पास दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। दो तरह की चीज़ें क्या है? एक हमारे पास है लिविंग थिंग्स और एक हमारे पास है नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को सामने रखते हुए फिर साइंस इस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हमने डिवाइड किया हुआ है फर्दर उसके ब्रांचेस में, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल एंड न्यूमेरिकल साइंसेज आ जाती हैं। जो हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस में हमारे पास मोर फर्दर आ जाती है ज़ूलॉजी, एक ब्रांच है उसकी ज़ूलॉजी, एक हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है, एक हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है और एक हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इस बायोलॉजिकल साइंसेज में हम डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स हमारे पास इस यूनिवर्स का हिस्सा है। फिर हमारे पास आ जाते हैं फिजिकल एंड न्यूमेरिकल साइंसेज, जिसमें हमने स्टडी करना होता है फिजिक्स के बारे में, हमने केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है, हमने मैथ्स के बारे में स्टडी करना है और हमने स्टैटिस्टिक के बारे में स्टडी करना है। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सबसे पहले डिस्कस करना है किस चीज़ को? फिजिक्स को। फिजिक्स को हम डिस्कस करते हैं और फिजिक्स को हम डिफाइन करते हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने डिफिनीशन स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है कि द स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशन इज कॉल्ड फिजिक्स। जब हम फिजिक्स के डिफिनीशन पे नजर डालें तो फिजिक्स के डिफिनीशन में आप लोगों को तीन चीजें नजर आती हैं। तीन चीजें क्या है? उसमें से एक हमारे पास है मैटर, एक हमारे पास है एनर्जी और एक उसका म्यूचुअल रिलेशन है। इन तीन चीज़ों को आप समझ लें, इन तीन चीज़ों को आप डिस्कस कर लें, इन तीन चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लें तो आप लोगों को साइंस या फिजिक्स जो है वो बहुत आसान लगेगी, क्योंकि ये फिजिक्स का बेस है, ये फिजिक्स का बुनियाद है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है फिजिक्स की डिफिनेशन में सबसे पहले हम मैटर को डिस्कस करते हैं और मैटर क्या है? एनीथिंग हैविंग मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम को हम डिस्कस करते हैं मैटर में। मैटर हमारे पास क्या है? हर वो चीज़ जो हमारे पास मास रखती है और उसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, उसका वॉल्यूम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। फिर हमें कहते हैं कि मैटर की टाइप्स कितनी हैं। मैटर के हमारे पास तीन टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सॉलिड, एक को हम कहते हैं लिक्विड, एक को हम कहते हैं गैसेस। ठीक है। अब जब हमने उनके टाइप्स लिख दिए, इनको कैटेगराइज किया हुआ है, तो हमारे पास जो सबसे पहले आ जाती है सॉलिड। तो सॉलिड क्या है? एनीथिंग विच हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम आर कॉल्ड सॉलिड। जो हमारे पास सॉलिड थिंग्स होंगे, जो एक डिफिनिट शेप रखेगा, जो एक फिक्स्ड शेप रखेगा, जो एक फिक्स्ड वॉल्यूम रखेगा, जो एक डिफिनिट वॉल्यूम रखेगा और उसके एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स रखेगा, एक स्ट्रॉन्ग उसके एटम्स के दरमियान जो फोर्स होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। उन चीज़ों को हमने रखा हुआ है सॉलिड में। जैसे मैं किसी चीज़ का नाम लूँ और उसका शेप, उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के माइंड में बने। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है और मैं इस मार्कर की बात कर लूँ तो ये हमारे पास क्या है? मैटर है। लेकिन मैटर में कौन सा स्टेट है? मैटर में ये हमारे पास सॉलिड स्टेट है मैटर का। अब मैं अगर किसी और चीज़ का नाम लूँ, और चीज़ क्या हो सकती है? जैसे मैं टेबल का जिक्र करूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोगों के माइंड में टेबल का जो अक्स है, जो इमेज है वो बन रहा है। और वो क्या होगा? उनके चार पैर होंगे, शायद उनका एक ऊपर उसके ऐसी जगह होगी जिस पे हम किसी चीज़ को रख सकते हैं। या मैं नॉर्मली चेयर की बात कर लूँ, चेयर आप लोगों के माइंड में वो बनेगा। जैसे आप किसी सोफ़े पे बैठे हुए होंगे तो शायद आप लोगों के जहन में सोफ़ा बन जाए। जैसे आप किसी स्कूल के बेंच पे बैठे हुए हो तो आप लोगों के माइंड में स्कूल का बेंच बन जाए। या आप लोग किसी ऐसे ऑफिस में बैठे हुए हो जहाँ पे हम ऑफिस की चेयर की बात कर ले तो आप लोगों के माइंड में वो चीज़ बन रही है जिसका एक डिफिनिट शेप होगा, जिसका एक डिफिनिट वॉल्यूम होगा, जिसका एक आप लोगों के जहन में उसका खाका बन रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। ठीक है। मोर फर्दर हमारे पास लिक्विड आ जाता है और लिक्विड हमारे पास क्या है?
कि अगर हम लिक्विड की बात कर ले तो एनीथिंग विच हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। स्टॉपिंग। अच्छा, हमने सेकंड स्टेट ऑफ मैटर की बात की, दूसरा स्टेट हमारे पास है लिक्विड। तो लिक्विड को अगर हम डिफाइन करेंगे, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो डेफिनेट शेप आर नो फिक्स्ड शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम आर अ फिक्स्ड वॉल्यूम आर कॉल्ड लिक्विड। या हम इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर ले तो इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में, या इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लेस होगा, कम होगा एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लिक्विड की शेप क्या होगी या शेप उसकी फिक्स क्यों नहीं है, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। जैसे हम लिक्विड की बात करते हैं, आप लोगों के माइंड में डिफरेंट लिक्विड्स आ जाते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ पानी की, तो पानी हमारे पास एक वॉल्यूम तो रख रहा है, उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो है लेकिन उसका फिक्स्ड शेप नहीं है। जैसे मैं पानी को ग्लास में डालूं तो वो ग्लास का शेप इख्तियार करेगा, अगर मैं पानी को किसी मग में डालूं तो वो मग का जो शेप है वो इख्तियार करेगा, या मैं उसको किसी जग में डालूं तो वो जग का शेप इख्तियार करेगा। या मैं लिक्विड में सिर्फ पानी की बात नहीं करूंगा, मैं लिक्विड में और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के पास आते हैं। जैसे अभी मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं कहूँ कि मुझे प्यास लग रही है, मैं स्टूडेंट से कह दूँ कि मेरे लिए कोई जूस लेके आओ, तो जूस में डिफरेंट वो चीज़ें हो जाती है। आप लोगों के पास कोल्ड ड्रिंक्स हो सकते हैं, आप लोगों के पास डिफरेंट मतलब जो ड्रिंकिंग्स जो है, आप लोगों के पास पानी है, पेप्सी है, आप लोगों के पास कोका कोला है, आप लोगों के पास मरिंडा है, इनकी बात हम करते हैं। तो ये हमारे पास किस चीज़ में आ जाती है, लिक्विड में आ जाती है। फिर हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारे पास लिक्विड। फिर हम बात करते हैं गैसेस की। तो जब गैसेस की बात आ जाती है या गैसेस की बारी आ जाती है तो हम बात करते हैं या गैसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स एटम्स आर वेरी लेस आर नेग्लिजिबल। हम अगर बात कर रहे हैं गैसेस के बारे में तो गैस का तो ना हमारे पास कोई फिक्स्ड शेप है ना उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, और उनके दरमियान अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, उसके एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर ले तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मींस कि अगर हम यहाँ पे इस रूम में किसी गैस की बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे गैसेस हैं और हमारे पास ये जो एयर बनी हुई है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, तो यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ पे है, हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहाँ पे हैं, हमारे पास या किसी और गैस की बात कर ले, या हमारे पास जो CNGs हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस हैं, तो उनकी हमारे पास एक डेफिनेट शेप तो नहीं होती, ना उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मैटर की स्टेट्स हैं वो ये तीन हैं, और जिसको हम बात करते हैं ये इन तीनों की बात हम क्यों करते हैं, यहाँ पे तीन स्टेट ऑफ मैटर की बात क्यों करते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये हमारे पास जो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकती है, या हमारे पास ये नेचुरल थिंग्स हैं, मैटर्स की नेचुरल स्टेट्स हैं मैटर्स की, तो इसीलिए हम यहाँ पे तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और मैं मोर फर्दर ये बात बताना चाहूँ कि अगर हम सॉलिड को कन्वर्ट करना चाहें लिक्विड में तो ईजिली कर सकते हैं, या हम लिक्विड को कन्वर्ट करना चाहें गैसेज में तो इजीली कर सकते हैं, या हम रिवर्स प्रोसेस चलाएं और गैस को लिक्विड में लेके आना चाहें और लिक्विड को सॉलिड में लेके आना चाहें तो इजीली हम इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आप लोगों के पास सामने बर्फ पड़ी हुई है, बर्फ हमारे पास क्या है, बर्फ हमारे पास सॉलिड का एक टुकड़ा है, सॉलिड स्टेट है मैटर का, और उसको अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख दें तो वो इजीली आप लोगों के सामने वो चीज़ कन्वर्ट हो रही है। वो चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है बेटा? वो कन्वर्ट होती है हमारे पास लिक्विड में, रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर उसी लिक्विड को हम थोड़ा सा और हीट अप कर लें, लिक्विड को हीट अप कर ले तो वो कहाँ पे जाएगी? गैसेस में जाएगी। जैसे आप लोग पानी किसी आग पे रख दे, चूल्हे पे रख दे, उस पानी के नीचे, उस लिक्विड के नीचे आग लगाएं, थोड़े से टाइम बाद आप लोग उसे देखेंगे कि वो हमारे पास वेपर फॉर्म में जा रही है। तो वो वेफर फॉर्म जो है हमारे पास वो क्या है? वो हमारे पास गैसेस फॉर्म में चली जाती है, और उसको हम कहते हैं ये हमने कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में? गैसेस में। फिर अगर इस चीज़ को हम लिक्विड में लेके आएंगे, जैसे आप लोगों के माइंड में सवाल पैदा हुआ होगा कि गैसेस को लिक्विड में कैसे लेके आएंगे, लिक्विड को सॉलिड में कैसे लेके आएंगे, तो अगर हम इस गैसेस को थोड़ा सा कंडेंस कर ले, इसको थोड़ा सा ठंडा करें तो हमारे पास वो चीज़ लिक्विड में आ जाती है। जैसे हम घरों में खाना पकाते हैं और उस खाने के बर्तन पे हमने ऊपर ढक्कन रखा हुआ होता है और
उस ढक्कन को थोड़े टाइम बाद उठाएं तो उसके सरफेस पे आप लोगों के पास पानी जमा हुआ होता है। क्यों जमा हुआ होता है? क्योंकि वो जो हमने पहले उसके नीचे आग लगाई हुई होती है, वो आग हमारे पास थोड़े टाइम बाद हम बंद कर लेते हैं और वो उसका जो टेम्परेचर होता है वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही उसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है तो उस गैस के एटम्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर लिक्विड को अगर हम थोड़ा सा और कंडेंस कर लें तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, सॉलिड में चले जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना, पानी को फ्रिज में रख देते हैं, जैसे हम इन गर्मियों में हम अपने लिए आइसक्रीम बनाते हैं तो वो चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं और कुछ टाइम बाद हम उसको देखते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में चली जाती हैं। वो चीज़ें जो सॉलिड फॉर्म में चली जाती है वो क्या होती है, वो पहले लिक्विड होती है और लिक्विड को हम कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, वो हम कन्वर्ट कर देते हैं सॉलिड में। अच्छा, ये हमारे पास हो गई मैटर की स्टेट्स। अब मैटर को हम मोर फर्दर आगे लेके जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि देयर इज 4 स्टेट ऑफ मैटर नोन एज प्लाज्मा। हमारे पास एक चौथा स्टेट है मैटर का जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और प्लाज्मा को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे हम सॉलिड को हीट अप करते हैं और उसको लिक्विड में लेके आते हैं, लिक्विड को हीट अप करते हैं और उसको गैस में लेके आते हैं। और जब हम गैस को हीट अप करेंगे तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास प्लाज्मा में जाएगा। हम गैसेस को इतनी एनर्जी दें कि उनकी मतलब इतनी हाई एनर्जी दें कि वो हमारे पास एक और स्टेट बने, उसको उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। और प्लाज्मा कौन सा स्टेट है हमारे पास मैटर का, इट इज आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस। आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ गैसेस का मतलब क्या है, या इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जब हम गैसेस को इतनी एनर्जी दें कि उसमें से हमारे पास पॉजिटिव आयन और नेगेटिव चार्ज जो है वो बराबर हो जाए, तब हमारे पास वो स्टेट ऑफ मैटर जो होगा वो प्लाज्मा होगा। अच्छा, इस प्लाज्मा को हमने यहां पे क्यों नहीं रखा, हमने इन 3 स्टेट्स में क्यों नहीं रखा, हमने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे पास जो मैटर के 4 स्टेट है, यहां पे हमने डिस्कस क्यों नहीं किया। हमने इसीलिए प्लाज्मा को यहां पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये प्लाज्मा जो है ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज को हम 4 स्टेट में रख देते हैं और इसको अलग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन हमारे पास कहां तक पहुंच गई फिजिक्स की, ये मैटर हमने डिस्कस कर दिया, मैटर हमारे पास कंप्लीट हो गया। मोर फर्दर फिजिक्स के डिफिनेशन में आप लोगों के पास है एनर्जी। और एनर्जी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो एनर्जी को एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, द एबिलिटी टू डू वर्क आर एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चेंज इन अ बॉडी। कि जब हम किसी काम करने की या हम कुछ काम करने की सलाहियत रखते हैं, या हम अगर एनर्जी दे किसी चीज को और वो उसमें चेंज लेके आए, जैसे मैं इस मार्कर पे फोर्स लगाऊं, मैं इस मार्कर को एनर्जी दूं तो इसमें मैं इसकी एबिलिटी ये है कि मैं इस पे वर्क डन कर सकूं। मैं इसको यहां से यहां तक लेके जाऊंगा तो मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, या मुझ में काम करने की सलाहियत है, मैं इस पे वर्क डन कर रहा हूं तो ये मेरे पास क्या कर रहा है, ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। या मैं कह दूं कि हमारे पास एनर्जी क्या होगी, जो किसी चीज में चेंज लेके, मैं किसी चीज पे फोर्स लगाऊं और उस चीज को मैं तोड़ दूं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूं तो मैं उस चीज में चेंज लेके आता हूं, उस बॉडी में चेंज लेके आता हूं। मेरे पास ये चेंज क्या होगा, ये एनर्जी को एक्सप्लेन करेगा, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि ये जो यूनिवर्स बनी हुई है ये हमारे पास मैटर से बनी हुई है। यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि एज ए होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड दिस मैटर इज कन्फाइंड विद एनर्जी। कि हमारे पास जो यूनिवर्स बना हुआ है वो मैटर से बना हुआ है, और जब मैटर से बना हुआ है तो मैटर के साथ तो एनर्जी एसोसिएटेड है, क्योंकि हमने ये बात की है कि जहां पे मैटर होगा वहां पे एनर्जी होगी और जहां पे एनर्जी होगी वहां पे मैटर होगा। तो जब ये दोनों चीजें आपस में इतनी रिलेटेड है कि एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती विदाउट मैटर और मैटर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता विदाउट एनर्जी, तो हम क्या कहते हैं कि इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ। जहां पे हम बात करते हैं ना कि मैटर होगा तो एनर्जी होगी। अगर आपको कोई बंदा कह दे कि यहां पे मैटर मौजूद है तो इसमें एनर्जी कहां पे है, या इसमें एनर्जी है कि नहीं है, तो आप लोग बता सकते हो कि मैटर है तो एनर्जी होगी, क्योंकि मैंने यहां पे बता दिया कि हमारे पास मैटर है तो एनर्जी होगी, क्योंकि हमारे पास मैटर जहां पे एग्जिस्ट करेगा वहां पे एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, जहां पे एनर्जी होगी वहां पे मैटर होगा। जैसे आप लोगों से कोई सवाल पूछे, ये मैटर है, एनर्जी है इसमें, आप लोग बता दें कि हाँ एनर्जी है, आप लोगों ने बता दिया, कम से कम एक सवाल तो सही हुआ आप लोगों का कि एनर्जी है। अब दूसरा सवाल क्या है कि एनर्जी है तो कौन सी है, उसको मोर फर्दर आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या करोगे कि या तो आप लोग बताओगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, वो हमारे आगे लेक्चर में आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा टच दूं उसको कि अगर इस मैटर में मैं एनर्जी की बात कर लूं तो ये अगर सर्टेन पोजीशन पे है
हाइट पे है, पोजीशन पे है, तो मैं कहूंगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये ट्रेवल कर रही है तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी एसोसिएटेड होगी मोशन के साथ तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो एनर्जी विद पोजीशन वो हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैं बात करूंगा एनर्जी एंड मैटर हैज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो हमने डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि वी हैव टू एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कि हमारे पास दो तरह की उसकी रिलेशंस हो सकती है, दो तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Classically, we can describe as with matter energy is associated everywhere in different ways. हम एनर्जी को डिस्क्राइब करते हैं या हम एनर्जी को क्लासिकली जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि हमारे पास जहाँ पे मैटर होगा वहाँ पे एनर्जी होगी, जहाँ पे एनर्जी होगी वहाँ पे मैटर होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर हमारे पास एक मैटर है और उसमें हम एनर्जी की बात कर ले, जैसे आप लोगों से कोई पूछ ले, इनसे पहले मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि इस मैटर में एनर्जी कहाँ पे है, तो आप लोग उसको बता दें कि इसमें एनर्जी है, लेकिन उसको हम फिर डिफरेंट वेज से देखते हैं, डिफरेंट पाथ से देखते हैं कि हमारे पास इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। अगर ये सर्टेन पोजीशन पे है तो वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मोशन में है, हमारे पास ये मोशन कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो इसमें जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो मैथमेटिकली हमें गिवन है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। क्लासिकली हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर लिया कि हमारे पास क्लासिकली एस्पेक्ट्स क्या है। फिर हम दूसरी टॉपिक पे जाते हैं कि हमारे पास मॉडर्न एस्पेक्ट्स क्या होंगे। अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट से किसी मैटर और एनर्जी की रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे तो हमारे पास क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू मैटर बाय आइंस्टाइन रिलेशन। हमने बात की है आइंस्टाइन रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू mc², कि अगर हम देखें तो एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, यहां पे कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि अगर हम किसी मास को स्पीड ऑफ लाइट के दुगनी स्पीड के साथ उसको ट्रेवल करवाए तो हमारे पास क्या होगा, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये कतन ऐसी बात नहीं है। मैं यहां पे इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो c² है ये आप लोगों के पास क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है। जैसे आप लोगों के पास 1 kg का मास हो और आप उस चीज को उस मैटर को या उस मास को आप कन्वर्ट करना चाहे किस चीज में, एनर्जी में, तो हमें कहते हैं कि इस 1 kg मास के साथ अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये जो मास जितनी एनर्जी देगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास इस फैक्टर, कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा वो उसके बराबर होगा जो मास हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास एक मास कन्वर्जन फैक्टर्स है ये c²। इसको हम कहते हैं हमारे पास आइंस्टाइन जो बात करते हैं कि हमारे पास एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास E इज इक्वल टू mc² से आता है। इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि एनर्जी इज कन्वर्टेबल इनटू मास एंड मास इज कन्वर्टेबल टू एनर्जी इनटू एनर्जी, कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों के सामने साइंस के हमारे पास डिफरेंट, मैंने आप लोगों को ब्रांचेस बता दी। जो यूनिवर्स को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फिर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को मद्देनजर रखते हुए उस चीज़ को हमने डिवाइड किया हुआ था बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल एंड न्यूमेरिकल साइंसेज में। फिर हमने वहाँ से उठाया फिजिक्स की डिफिनीशन मैंने आप लोगों को दी, मैटर की डिफिनीशन दी। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और आगे शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच।